अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइव स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी उस वीडियो के अंदर डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था कि क्या बकरी फार्मिंग को सक्सेसफुल करने के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक रोल प्ले करने के लिए क्या ऐसी फार्मर को 5 चीज़ें करनी चाहिए जो नॉर्मली फार्मर नहीं कर रहा। या हम ये नहीं कहते कि वो नहीं करते, नॉर्मली फार्मर नहीं करते, उनकी कोई डायरेक्शन थोड़ी फ़र्क होती है। आज हमने डॉक्टर साहब से पूछा है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो कर रहे होते हैं और वो नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हमने भी शुरू किया था तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो हमारा ख्याल था कि ठीक है, लेकिन हमें इन्होंने बताया कि यार ये नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमने वो छोड़ी और उसके में फ़ायदे हुए। तो डॉक्टर साहब से हमने कहा, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खैर। डॉक्टर साहब क्या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ख्याल है कि यार फार्मर बकरी फार्मरिंग गोट फार्मिंग के अंदर वो गलतियाँ फार्मर करता है या हो रही हैं या मिथ है? ठीक है, मिथ भी तो बहुत है ना, ये मिथ भी ये बहुत है। बेसिकली ये भी जैसे मैंने जो करने वाली चीज़ें उनका बताया था कि वो कोई बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। आई विल ट्राई कि मैं हमारी क्योंकि वीडियो भी छोटी होती है, हाँ उस पर शुरू हो जाए तो बहुत लंबा टॉपिक निकल हाँ जाता है। हाँ, मैं शॉर्टली 4-5 पॉइंट बताता हूँ जो ठीक नहीं करने चाहिए। बहुत ठीक सारे फार्मर कर रहे होते हैं। पहली चीज़ सर ये है कि एक साइंस में एक फिनोमेना होता है ब्रीडिंग में, इन ब्रीडिंग जिसको कहते हैं कि रिलेटिव्स की जो आपस में शादियां कह लें, ठीक है। हाँ यही फिनोमेना जानवरों में भी होता है कि एक ही हर्ड के अंदर से बार बार उन्हीं जानवरों से क्रॉस करवाना, इसको हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है इससे होता क्या है कि आपका जो हर्ड है उसके अंदर जो खुसूसियात हैं वो वही रहती हैं, वो उससे आगे बढ़ती नहीं है। तो ठीक जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट है उसके लिए एक टर्म होती है आउट ब्रीडिंग, कि आप हर दूसरे तीसरे साल एक ब्रीडर बाहर से किसी लेके दूसरे आए। बंदे से लेके आएँ और अपने जानवरों का जो जेनेटिक पूल है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो खुसूसियात हैं, हाँ उसको डाइवर्स करें, बड़ा करें, उसको फैलाएं। ठीक है। ठीक जो है ब्रीडिंग में जो सिलेक्शन होती है ना, जानवर जब क्रॉस होते हैं उसके जो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, ठीक उसमें जितना अच्छा जेनेटिक पूल होगा ठीक है उतना हमेशा सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट होती है। एक नेचर का क्राइटेरिया है, ठीक जितना है अच्छा आप पूल प्रोवाइड कर देंगे हाँ उतने अच्छे वो जेनेटिक सिलेक्शन होगी और उतना अच्छा आपका जानवर पैदा होगा। ठीक है अगर आप इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मतलब ये एक बहुत बड़ी मिथ भी कह लें या एक ऐसी बदकिस्मती है हमारी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कर रहे होते हैं। ये मैं टारगेट करूँगा अपने ब्रीडर्स हजरात को ठीक है कि खुदारा आपके पास कुछ अच्छी चीज़ आ गई है तो उसको अपने पास से ही बचा बचा के ना रखें, आगे ठीक भेजें है। उसको। हाँ उसको फैलाएं। अगर उसके कोई अच्छी खसूसियात आ गई हैं तो दिल बड़ा करें थोड़ा सा, दूसरों को भी आप ये आप दूसरों का नहीं भला करेंगे, ठीक है। फार्मर्स के बीच में एक कंपटीशन ज़रूर होता है, लेकिन आप थोड़ा सा बड़े एंगल से सोचें, थोड़ा सा बड़ा सोचें, मुल्क को सामने रखें कि एक इतनी अच्छी चीज़ आपके अल्लाह पाक ने आपको एक नेमत दी है ब्रीडर की शक्ल में। उसके पास बहुत अच्छे करैक्टर्स हैं। वो ब्रीडर आप अगर सोचें कि आपके चंद जानवरों में वो करैक्टर ट्रांसफ़र करता है और वहीं पे वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। आप दूसरे फार्मर्स को दें। लोकल मार्केट में अगर कोई आपके पास आ जाता है बंदा, उसको भी ब्रीड करवाएं जानवर, या उसके बच्चे जो हैं वो सेल करें, दें लोगों को, ताकि वो चीज़ लोगों के साथ भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आए, उनके हार्ट में भी इम्प्रूवमेंट आए। ये सारे जब कलेक्टिवली इस चीज़ को करेंगे, अपना दिल बड़ा करेंगे, बड़ा सोचेंगे कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसको स्प्रेड होना चाहिए, इससे कंट्री का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, तो इन ब्रीडिंग वाला फिनोमेना भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है बाहर से जेनेटिक पूल आ जाता है, उससे आपके जानवरों के अंदर बेहतर कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। ये ऐसी है जैसे ख़ानदान से बाहर शादियां करने को कहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, फिज़िकली अच्छे होते हैं। यही फिनोमेना जानवरों में भी होता है कि आप 2 साल 3 साल अपना एक ब्रीडर रखें और 2-3 साल बाद आप अपना जेनेटिक पूल जो है वो बढ़ाएं, बाहर लेके जाएं, बाहर से कोई ब्रीडर लेके आएँ, ठीक है। उसको डाइवर्सिफाई करें,
उसको बेहतर करें। तो डॉक्टर साहब एक हो गया कि इन ब्रीडिंग, पहला इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन ब्रीडिंग से आप तब बचेंगे जब आप अपने अलावा किसी दूसरे की चीज़ को भी अच्छा समझेंगे। ठीक है, ठीक ठीक। तो आम फार्मर्स रात के लिए हम ये कह देंगे यार अपना ब्रीडर बदलते रहें, ब्रीडर बदलते रहें, ताकि एक नस्ल के अंदर बार बार करने से आपकी जेनेटिक बेहतर हैं। हाँ। बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, ग्रोथ में मसले आ जाते हैं, इम्यूनिटी के मसले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं एग्जांपल दूंगा होतल को। होतल बहुत अच्छी बीतल ब्रीड थी, लेकिन उसमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा है इन ब्रीडिंग में कि हर दूसरा जानवर होतल में डिफेक्टेड पैदा होता है। वो टेढ़ी हड्डियों वाले, टेढ़ी टांगों वाले, नेचुरली अल्लाह मियां ने उसको टांगे लंबी और हड्डियां लंबी और वेल डेवलप्ड ढांचा दिया है उस जानवर को। लेकिन ऊपर से इन ब्रीडिंग करवा के ना वो लोग नहीं देते अपना जानवर बाहर नहीं देते। और अपने पास कितने होते हैं, गिनती के चंद जानवर होते हैं, उन्हीं को लेके बैठे होते हैं। अगेन मस्जिद वाली बात आ रही थी। ठीक है, तो वो इन ब्रीडिंग करवा के एक ब्रीड का सत्यानाश कर दिए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया कि इन ब्रीडिंग नहीं करानी, अपना ब्रीडर बदलते रहें, खून बाहर से लेके आए। इन ब्रीडिंग में आपने ब्रीड वही रहती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप किसी और ब्रीड के साथ क्रॉस करें, वो कराएंगे तो ब्रीड खराब हो जाएगी। ब्रीड वही रहती है, खानदान अलग होता है, खानदान अलग हो। ठीक है, किसी और फार्मर से ले आए, अपना ब्रीडर उधर भेज दें, उसका ब्रीडर अपने पास ले आए। ठीक है, ताकि आप ये इसका आपको फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। ठीक है, तो अगर जो 2-3 फार्मर हजरात मिल लें आपस में, तो अपने ब्रीडर आगे पीछे चेंज करते रहें, तो कोई गुनाह वाली बात इसमें नहीं है, सबका फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट भी ब्रीडिंग से रिलेटेड ही करूँगा कि जो एक होती है रैंडम ब्रीडिंग ना, कि हर टाइम हर्ड में बकरे मिक्स हैं। जब कोई बकरी हीट में आ गई, क्रॉस हो गई, सारा साल आपके पास बच्चे आ रहे हैं और सारा साल बकरियां क्रॉस हो रही हैं, उसमें क्या होता है, थोड़े जानवरों की हद तक तो बात ठीक है। जब आपका मॉडल 100 या इससे ऊपर जाते हैं या 70-80 पे जाते हैं, तो फिर रैंडम ब्रीडिंग जो है वो फार्मर के लिए मैनेजमेंटल इश्यूज पैदा होते हैं। उसमें आपको मैनेज करना थोड़ी सी जरा सॉरी आसान उर्दू में जरा समझा दें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीजनल ब्रीडिंग, गोट वैसे भी सीजनल ब्रीडर है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि पहले प्लान कराएं कि किस महीने में आपने जानवर ब्रीड करवाने हैं और देखें कि बच्चे आपके पास कब आते हैं। ठीक है, अगर सख्त मौसम में बच्चे पैदा होंगे तो लाजमी बात है आपकी मोर्टेलिटी ज़्यादा आएगी, बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप प्लान ब्रीडिंग करवाएं, साल में बेशक 2 दफ़ा करवाएं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि 5 महीने बाद जो है मौसम कितना फेवरेबल होगा बच्चे पालने के लिए, खुराक के क्या हालात होंगे। ठीक है, बच्चों के, बकरियों की सेहत कैसी होगी, दूध कैसा होगा उनका। ठीक है, फिर जब एक ग्रुप में आप ब्रीडिंग करवाते हैं, इकट्ठे जानवर आपके 20-30-35 जानवर इकट्ठे ब्रीड करवाते हैं, इकट्ठे बच्चे आते हैं, तो एक ग्रुप को संभालना आसान होता है। क्यों, उन सारों का एक ही एज होती है, 15-20 दिन के अंदर अंदर पैदा हुए होते हैं, उन सारों की मैनेजमेंट भी एक ही जैसी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास 2 बच्चे आज आ रहे हैं, 2 अगले हफ्ते आ रहे हैं, 3 उससे अगले दिन आ रहे हैं, 5 फिर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट चेंज होती है एज के हिसाब से। हर एज ग्रुप के जानवर आपके पास फार्म पे होंगे, तो आप कितनी पार्टीशनें बनाएंगे, कितनों को अलग करेंगे, कोई दूध पीने वाले, कोई स्टार्टर खाने वाले, कोई चारे पे लगने वाले, आपकी लेबर कास्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके कि अगर आप इकट्ठे जानवर ब्रीड करवाते हैं, 30-40 का ग्रुप बना लें, एक ग्रुप 1 महीने करवा लें, एक अगले महीने करवा लें, 2 ग्रुप अगले सीज़न में करवा लें। ठीक है, तो आपके लिए एक तो लेबर कम रिक्वायर्ड होगी, दूसरा संभालना आसान होगा। ठीक है, रैंडम ब्रीडिंग में आप 100 के हार्ड में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, अगर प्लान ब्रीडिंग करवाएंगे, इस तरह करवाएंगे, तो 400 का भी हार्ड होगा, परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये इसमें सिर्फ मैं एक जो आपने नुक्ता बताया ना, इसमें मैं अपना एक तजर्बा शेयर करता चलूँ। अभी हमारे पास हुआ ये कि कुछ बकरियां थीं जो कि रैंडम ब्रीड करा गई। अब हमारे पास इस वक्त कोई 30 बच्चे होंगे जो मुख्तलिफ औकात में पैदा हुए हैं। 30 बच्चों के 6 ग्रुप बने हुए हैं। 6 ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, अब किसी की डिवॉर्मिंग भूल जाते हैं, किसी को एवरमेक्टिन लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, अब किसी का पेट ख़राब होता है तो पता चला यार इसको तो डिवॉर्मिंग ही नहीं हुई। ठीक है, अच्छा उलझ जाते हैं आप। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जो आपकी एक पहली वीडियो में आपने एक बात की थी ना कि प्लान करें तो कि आप फोकस कर सकें अपनी ब्रीड के ऊपर, तो जब आप इन मसाइल में फंसते हैं कि उसका पेट ख़राब है तो वेट नहीं बढ़ रहा, तो ये सारी, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप सीजनल ब्रीडिंग कराएं, फ्लॉक बाय फ्लॉक लेके चलें, ताकि आपकी मैनेजमेंट, मेरा ख्याल है कि सर अगर फार्मर ये समझ जाए ना, तो मेरा ख्याल है 80% मसाइल उसके हल हो जाते हैं। ऐसा ही है। तीसरी चीज़ सर, ट्रीटमेंट से बाहर निकलें आप। ठीक है,
बचाव के ऊपर बात करें, प्रिवेंशन के ऊपर बात करें। अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बनाएं कि डिज़ीज़ या प्रॉब्लम्स आए ना। बकरी या मुर्गी में जब आ जाती है डिज़ीज़, तो वो अपना नुकसान करके जाती है। बेशक उस जानवर को आपने ट्रीटमेंट करके ठीक कर लिया, लेकिन उसका नुकसान, वो जानवर की जो प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस में जो नुकसान हो गए वो हो गए। उस जानवर ने दोबारा रिहेबिलिटेट करना है, उस जगह पे आते आते उसको 2 महीने और लगने हैं। वो 2 महीने आपकी कास्ट, हर चीज़ नुकसान हो गई। फिर ट्रीटमेंट के ऊपर भी कास्ट आ गई। ठीक है। तो प्रिवेंशन के ऊपर काम करें, डिज़ीज़ आए ना। ठीक है, बकरियों में गिनी चुनी बीमारियां आती हैं, कोई 50-60 बीमारियां हैं नहीं हैं। ठीक है, 4 बीमारियां हैं, 5 बीमारियां जो आती हैं। ठीक है, तो आप उनकी पहले से जो है ना वैक्सीनेशन और इन चीज़ों के ऊपर काम करें, खुराक ठीक रखें और ये देखें कि डिज़ीज़ आती कहाँ से है। ठीक है, डिज़ीज़ आ गई और उसकी ट्रीटमेंट में आप लग जाते हैं। ठीक है, कितनों को ट्रीटमेंट करेंगे? वही बात है, छोटे हार्ट तक तो ठीक है। जब आपके पास 400-500 बकरियां होंगी तो और आप ट्रीटमेंट वाले मॉडल को फॉलो करेंगे, एक डॉक्टर तो पक्का दिन रात आपके हार्ट में ही रहेगा जो उनको टीके लगाता रहेगा। ठीक है, तो बीमारी आए ही ना। ठीक बिल्कुल है, सही। असल मैनेजमेंट ये है कि बीमारी आए ना, आके ट्रीट कर लेना वो कोई कामयाबी नहीं वो है। बेसिकली आपका मैनेजमेंट फेलियर है। डिजीज़ जो है मैनेजमेंट फेलियर का आउटकम है। ठीक है, तो बीमारी आए ना, वैक्सीनेशंस अपनी अप टू डेट रखें, उसको बार बार चेक करें और अपनी खुराक, या तो हमारी इन्फेक्शियस जो जरासीमी बीमारियां बकरियों में वो आती हैं, या खुराक से मुतल्लिका आती हैं। खुराक में जो ऊंच नीच है सारी, खुराक दुरुस्त रखें, जानवरों की अच्छी साफ़ सुथरी रखें और वैक्सीनेशन पूरी रखें। बचाव के ऊपर बात करें, ट्रीटमेंट से बाहर निकलें। ठीक है, ठीक हो गया। तो तीसरी तो बात डॉक्टर साहब आपने ये कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन कि इज़ आप बेटर आप हाँ आप ज़रा अक्लमंदी से चलें और अगर आप अपनी बीमारी रोक आने ही ना दें और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वैक्सीनेशंस कराएं, फार्म साफ़ सुथरा रखें, तो ये आप उस, क्योंकि बीमारी में फंस गए तो फंस गए, फिर आप नहीं निकल सकते, फिर आपका जानवर भी नहीं निकल सकता। अच्छा, हेल्दी होके भी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हेल्दी होके भी वो हेल्दी नहीं होता उस तरह से। चौथी सर, हाँ, चौथी चीज़ अगेन ब्रीडर्स के ऊपर आ रही है। ठीक है। मैं ब्रीडर्स के ऊपर ज़्यादा बातें इसलिए कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को फ्यूचर में लीड करना है। ठीक है। इनका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। ब्रीडर्स बाय द वे अब मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ब्रीडर किसी बड़े ब्रीडर के पास चले गए तो मुझे दुरुस्त कर रहे हो, मुझे दुरुस्त कर रहे हो, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जी बिस्मिल्लाह करें आप। जी सर। बेहतरी की गुंजाइश होती है। बिल्कुल होती ठीक है सर, आप बिल्कुल जिस होती है। लेवल पे भी खड़े हैं, बेहतरी की गुंजाइश होती है। अगर मैं आप- सर सॉरी, मैं एक चीज़ कहूँ, अगर ये इंडस्ट्री नहीं बनी ना तो इन ब्रीडर हजरात का कसूर है। ठीक है, आप मेरे से एग्री करें ना करें, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आज मैं और आप बैठ के अपनी मस्जिद बना के फिर बैठ जाएं तो फिर हमारा कसूर है, हम इकोनॉमी के अंदर कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। ब्रीडर्स को भी गाइडलाइन देने वाला पीछे कोई नहीं था। बेसिकली ये गवर्नमेंट के करने के काम होते हैं। ब्रीड डेवलपमेंट, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, ये सारे गवर्नमेंट के नेशनल लेवल पे करने वाले काम है। ये बड़ा लंबा सब्र वाला और मेहनत वाला काम होता है। इन लोगों की बड़ी हिम्मत है जो ब्रीडिंग करवाते हैं, सारे बिल्कुल फ्लैट में सही, करते हैं। कोई शक नहीं। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे करने वाले काम है। इस पे खर्चा इतना होता है कि आउटकम आपकी उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होती। ये बेसिकली आप नेशन को सर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वही बात है, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके पैरामीटर दुरुस्त होने ज़रूरी हैं। ठीक है, आप सारा कुछ कर लें, एंड पे पता चले कि नाक गोल होगी, अब पता ही नहीं आगे क्या करना, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सारी मेहनत करने से पहले आपके ऑब्जेक्टिव दुरुस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये सारा टारगेट जब आप 10 साल बाद अचीव कर लेंगे और आपको पता चलेगा कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, लोगों की तो प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, ठीक है, उस टाइम आपके ऊपर क्या बीते कि आप उस चीज़ को सामने रखें। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। मेरी बात के ऊपर एतराज़ात का हक हासिल है सबको। ठीक है, बिल्कुल। तनकीद बराए तामीर जो है उसको हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल। तो ब्रीडर्स को, बकरों को, ओजरी वाले जानवरों को दूध ना पिलाया करें। दूध ओजरी वाले जानवरों के लिए नहीं होता। जब तक उसके मैदा होता है, ओजरी नहीं बनता, तब तक उसको दूध हजम करने की सलाहियत होती है। जब ओजरी बन जाती है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुदरत कह रही है, ये नेचर कह रही है, ये अल्लाह मियां ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है ठीक है। कि अगर दूध, ओजरी में दूध हजम हो जाता होता तो अल्लाह मियां ने छोटे बच्चों में ओजरी क्यों नहीं बनाई, मैदा क्यों बनाया है? हाँ, उनका मैदा होता है, उसमें दूध की केमिकल डाइजेशन होती है, उसमें केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो दूध को हज़म करते हैं। वक्त के साथ साथ वो शिफ्ट करता है दूध से
चारे की तरफ, तो फिर उसकी आस्ता आस्ता ओजरी बनना शुरू हो जाती है। कुछ माह की एज पे जाकर उसकी ओजरी बन जाती है। जब ओजरी बन जाती है तो उसकी खुराक चेंज हो चुकी है, उसका हज़म करने का तरीका चेंज हो चुका है। अब आपने प्लांट मटेरियल पे आ जाना है, पौधों पे आ जाना है, ठीक है। ठीक। आप एक ओजरी वाले जानवर के अंदर, जिसके अंदर बैक्टीरिया खुराक को हज़म कर रहा है, उसको दूध पिला देंगे, वो मरेगा तो नहीं, हाँ, और वक्त के साथ साथ वो अपने आप को इस दूध के ऊपर एडजस्ट भी कर लेगा। लेकिन वो आप एक गैर फितरी तरीके के ऊपर उसको लेके जा रहे हैं, खूबसूरत बात, ठीक। एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट कर लेगा वो। नेचर ने सलाहियत ये भी रखी है उसके अंदर कि उसको, अल्लाह मियाँ को पता था लोगों ने दूध पिलाना है इसको, एडजस्ट कर जाता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब नेचर ने उसके अंदर ओजरी बनाई है, आप खुराक अच्छी दें, दूध से सस्ती पड़ती है खुराक, ठीक है। हाँ। उसमें ग्रेन्स दें, छिलके दें, प्लांट मटेरियल अच्छा दें, अच्छी है दें, ठीक है। ठीक तो है। यकीन माने दूध से ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप एक अच्छे खासे नेचुरल तरीके पे चलते हुए जानवर को क्यों ज़बरदस्ती एक गैर फितरी तरीके पे शिफ्ट करते हैं? तो आपको इतराज़ का हक हासिल है, लेकिन ये इट्स ट्रू कि ओजरी वाले जानवर के लिए दूध नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और तो पांचवी ब्रीडर्स का ब्रीडर, ये ठीक। मेल प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा। नहीं, ये देखिए, बहुत ये मैंने ज़्यादा सोचा था, ये करते हैं। पॉइंट ऐसा था और ये पॉइंट इतना अहम है कि मेरा ज़हन था कि हम इसके ऊपर एक अलहदा से एक गुफ्तगू रखें, ये दूध क्यों पिलाई जाती है। आपने चलो डिस्कस कर दिया बीच में, तो हम इसको, लेकिन मेरा ख्याल है किसी और में ना इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जी, क्योंकि जी, जी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोग पिला रहे हैं और वो कहते हैं जी हमारे जानवरों में रिजल्ट भी आ रहे हैं, हाँ, वो लेकिन आप अडॉप्टेशन अडॉप्टेशन है, तो ये हमें बताने की ज़रूरत है कि यार अडॉप्टेशन क्यों करवानी है आपने, जब अल्लाह ने रखा है उसके अंदर ओजरी का निज़ाम, जी, जी। तो आपको सस्ती भी पड़ती है। इसको डिस्कस करते हैं फिर किसी और में। अब पांचवा पॉइंट हमारा रह गया डॉक्टर सर, साहब। पांचवा पॉइंट ये है कि कोशिश करें, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जगह है, अपने जानवरों को बांधे ना, उनके गलों में रस्सियाँ ना डालें, उनको खुला रखें, बच्चों को भी और बड़े जानवरों को भी, ठीक है। बच्चों को कैचमेंट ना करें, उन्हें आज़ाद रखें, खुला रखें। डाइजेशन का तल्लक केमिकल से ज़्यादा उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे होता है। बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक ठीक है। है। बच्चा जब तक दौड़ेगा नहीं, खेलेगा नहीं, उछले कूदेगा नहीं, ठीक। वो माँ का दूध हज़म नहीं कर सकेगा, डायरिया लगेगा, पेट ख़राब होगा, या अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप उसको कम दूध पिलाएंगे। ठीक फिर है। कम दूध पिलाएंगे तो उसकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है। वाह, इस टाइम पे रुकी खूबसूरत। हुई ग्रोथ कभी आप डेफिशिएंसी पूरी लाइफ में पूरी नहीं कर सकते उस जानवर की। तो बच्चों को खुला छोड़ें, ठीक है, उनको जगह प्रोवाइड करें। उनको अगर नहीं है, आप बहुत खुली जगह नहीं है, थोड़ा सा एरिया रखें, लेकिन खुला रखें, उसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें रख दें। ठीक। जो मेरी प्रैक्टिस है, एक बहुत सारे लोग भी करते हैं कि स्टेप्स बना देते हैं, एक चीज़ ऊंची, एक उससे ऊंची, 2-3 स्टेप्स बना दें। वो उसी के ऊपर इतना खेलते रहेंगे कि बेसिकली उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का मकसद ये है कि उसका दूध हज़म होता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो अगर आप उसको छोटे पिंजरे में बंद कर देंगे, टोकरे में बंद कर देंगे, या उसको बांध देंगे, तो वो बच्चा दूध हज़म नहीं कर सकेगा, या तो पेट ख़राब करेगा, या आप उसको दूध कम पिलाएंगे और ग्रोथ उसकी कम हो रुक जाएगी। जाएगी। बच्चों को ज़रूर खुला छोड़ें, दौड़ने दें, खेलने दें, ठीक है। उनके लिए खुली जगह प्रोवाइड करें और उनके अंदर खेलने वाली जगह रखें, चीज़ें रखें जिसमें खेलें। और बड़े जानवरों में भी ऐसे ही है कि जानवर के गले में जो रस्सी होती है, वो एक स्ट्रेस होती है उसके दिमाग के ऊपर हर टाइम, और वो स्ट्रेस उसको फलने फूलने नहीं देती। जिस जानवर ने डेली का 400 ग्राम वज़न लेना होता है, वो 250 ग्राम लेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ठीक है, मोटा हो रहा है, बढ़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन वो उतना नहीं मिल रहा होता है नहीं हो, जितना मिलना ठीक। चाहिए। तो जानवर को आज़ाद ठीक। रखें, आप बाड़े बनाएं, ठीक है। कैटेगरियाँ अलग अलग करें, लेकिन जानवर बांधे ना, खुले ठीक। छोड़ें। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, 5 पॉइंट आपने हमें 5 अहम नुक्ते में बताए, जिससे फार्मर अगर वो ना करें तो उनके यहाँ खुशहाली ज़्यादा बेहतर तरीके आ सकती है, उनकी तरक्की के मराहिल जल्दी तय हो सकते हैं, और ये चीज़ें अगर वो सीख लेंगे, देख लेंगे, तो उन्हीं के भला है। जैसे मैंने कहा ना, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो कोई एक पॉइंट आप ले लें, ठीक ठीक है। है, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप फिर दूसरे पे आ जाएं। बिल्कुल ठीक, स्टेप बिल्कुल बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट है। हाँ, अगर कोई ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, तो ये तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी हिम्मत है उसकी। बहुत बड़ी हिम्मत है। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कीमती गुफ्तगू थी। हमारी गुफ्तगू उस अवाम के लिए शायद नहीं होती जिनको हम एक्साइट कर सकें, आओ आओ बकरी रखनी शुरू करो, और बगैर सोचे समझे घुस जाओ। हमारा सिर्फ ये होता है कि जो लोग आ गए हैं वो सोच समझ के इसमें आएँ, देख के आएँ, ऑब्जेक्टिव रख के आएँ, ताकि अगेन वही कि आपका नुकसान
ना हो। ठीक है, आपको एक्साइट करके आपको ऐसी 4 बातें बता के कि जी बकरी से 10 लाख रुपये महीना कमाएं, 15 लाख रुपये महीना कमाएं, हम नहीं चाहते कि आपका पैसा ज़ाया हो। बिल्कुल कमाई है, इसमें कमाई है, बिल्कुल कमाई है, बहुत अच्छी कमाई है, लेकिन सोच समझ के ध्यान से जज्बाती फ़ैसला ना करें। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और सुनना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम दोबारा कोई नई वीडियो डालें तो आपका उसमें आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ बेहतरी आ सके, ताकि हम लोग मिलजुल के सारे बकरी फार्मिंग को एक इंडस्ट्री बनाएं और मुल्क की इकॉनमी के अंदर ये कोई रोल प्ले करे। तो पूरी कोशिश है हमारी कि हम इसको एक इंडस्ट्री के फॉर्म में लेके, और इंशाल्लाह ताला आप सबके ताउन से हम जल्दी ही इसको इंडस्ट्री की फॉर्म में ले आएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।